शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखेंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नोत्तर के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। कई मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण करेगा विपक्ष। गांधी मेडिकल कॉलेज में 4 मरीजों की मौत का मुद्दा उठ सकता है। विभाग संबंधित विधेयक भी अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेंगे मंत्री। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष। कई सारे मुद्दों पर गहमा गहमी का माहौल भी देखा जा सकता है। आज पूरे आसार हैं इस तरह के सत्र के दौरान हंगामा हो सकता है। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, माफ कीजिएगा, जो प्रस्ताव रहेंगे वो पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, कितना खास ये रहने वाला है और विपक्ष किन किन मुद्दों को उठा सकता है? बिल्कुल ऋतु, कहने को तो ये शीतकालीन सत्र है, लेकिन इस पूरे सत्र के गर्म रहने के पूरे तरीके से आसार हैं और उसके कुछ उदाहरण जो है कल ही देखने को मिले। मूलभूत समस्याओं के जो प्रश्न थे उसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों को घेरा, और आज की अगर बात करें तो कल जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव का जो पत्र है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया। अब विधानसभा अध्यक्ष से आज कांग्रेस इस बात को लेकर मांग कर सकती है सदन के शुरू होते ही कि अब सबसे पहले जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा होनी चाहिए सदन में, उसके बाद ही अन्य मुद्दे सामने लाए जाए। हालांकि आज सरकार की तरफ से अगर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है, वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो प्रश्न विधायकों के द्वारा लगाए गए उसके भी सवाल जवाब जो है वो मंत्री अपने पटल पर रखेंगे। जो दो महत्वपूर्ण जो है वो ये जब होना है, लेकिन कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा जो है वो अविश्वास प्रस्ताव है। जिस तरीके से कल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सदन में चर्चा करने से बीजेपी बचती है और यही कारण है कि दूसरे मुद्दों पर तो बात करती है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर बात नहीं होती है। यानी कहीं ना कहीं सदन के बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कल जिस तरीके से स्कूल शिक्षा की बात हो, किसानों की कर्ज माफी को लेकर बात हो या अन्य जो मूलभूत मुद्दे थे उसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उनके जब जवाब आए तो कई स्थितियां ऐसी बनी कि हंगामेदार स्थितियां हो गई थी। और आज भी, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव है और अविश्वास प्रस्ताव को पर चर्चा को लेकर सदन में कांग्रेस अड़ सकती है और उस दौरान जो है काफी सदन हंगामेदार आज नजर आएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। शाम 6 बजे मंत्रालय में अहम बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। प्रदेश की 9000 आंगनबाड़ी में बिजली कनेक्शन के बजट की मंजूरी का भी प्रस्ताव आएगा। प्रदेश की हर आंगनबाड़ी में बजट स्वीकृत कर बिजली कनेक्शन लाने की तैयारी है। टेक्सटाइल मिल के पट्टे निरस्त करने संबंधी मामला भी आ सकता है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में आवंटित भूमि को वापस करने का प्रस्ताव। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 2000 बेड वाले चिकित्सालय के निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति। मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के नियम में संशोधन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। तहसीलदार, भू अभिलेख, उप जिला अध्यक्ष की पदोन्नति और जिला अध्यक्ष के पदों को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर प्रस्तुति और प्रस्ताव आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक जो है होने जा रही है, खास ये बैठक होगी, शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। कई सारे अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे सारंगगढ़, बिलाईगढ़ को 38 करोड़ 7 लाख के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बिलाईगढ़ में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सोनाखान सरसीवा गांव में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 24 और 25 दिसंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी दफ्तर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के कैंपस में मीटिंग होगी। अगले 3 महीनों की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदर्शन और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। दुर्ग में 20 जनवरी को बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। पीएम आवास योजना में अनियमितता का विरोध किया जाएगा। बुरहानपुर की बात करेंगे। बीती रात टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी। निम्बोला थाना क्षेत्र के बसाट फाटा में स्थित फैक्ट्री में जैसे ही आग लगी, मजदूरों ने पहले सूचना मालिक को दी और आग बुझाने का प्रयास किया। आग पर काबू न पाता देख मजदूरों ने जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद बुरहानपुर नगर निगम, नीपा नगर पालिका और नगर परिषद शाहपुर से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी जारी है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का 6वां दिन है। 2 मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है, काम भी प्रभावित हो रहा है। आखिर अभी क्या स्थिति बनी हुई है और मांगे क्या क्या हैं? देखिए, लगभग आज जो की बात करूं तो 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और लगभग प्रदेश भर के 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल हो, इसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगी हैं। इन लोगों की सबसे प्रमुख मांग है वो नियमितीकरण की मांग है, जो लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई बार जो है सरकार के मंत्रियों से बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री तक से बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमितीकरण को लेकर हर बार आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। चूंकि अभी सत्र भी चल रहा है और ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि सत्र के दौरान ही इस विषय पर भी बात होनी चाहिए कि जो 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको नियमित किया जाए और किस तरीके से आगे आने वाले समय में उनके भविष्य के साथ क्या क्या किस तरीके से उनके लिए नियम बनने हैं, इस सबको लेकर चर्चा करने की वो मांग लगातार कर रहे हैं। अगर भोपाल की राजधानी की बात करूं तो आज लगभग 11 बजे अंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इकट्ठा होंगे और वहां से विधानसभा कूच करने की तैयारी, यानी विधानसभा घेराव करने के लिए वो जाने की उनकी पूरी तैयारी है। हालांकि इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री हों या चिकित्सा मंत्री, उनके द्वारा उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। लंबे समय से वो लगातार आश्वासन के आधार पर ही काम करते चले आ रहे हैं और ऐसे में लंबा वक्त उनको गुजर गया है और ऐसे में वो अपनी नियमितीकरण की जो प्रमुख मांग है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण विवाद के बीच दिल्ली दौरे पर राज्यपाल हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी राज्यपाल अनुसुईया उइके। आरक्षण के विषय में राष्ट्रपति से अभिमत ले सकती हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभावित है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, विधेयक को लेकर सियासत तो जारी है और इसी बीच राज्यपाल अब दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल का ये दिल्ली दौरा है और आरक्षण विधेयक के लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कल जो मुलाकात हुई थी वो गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी और राज्यपाल जब रायपुर से जा रही थी दिल्ली की ओर, तब उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि इस बारे में वो एक तरह से रायशुमारी करेंगी पूरी तरह से और आश्वस्त होने के बाद ही विधेयक पर दस्तखत करेंगी। और आज जो है सुबह 11 बजे का वक्त जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का उन्होंने लिया है और एक तरह से जब सुबह 11 बजे बात होगी तो इस दौरान आरक्षण विधेयक को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि अगर ये आरक्षण विधेयक जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत।
जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज। याचिकाकर्ता की लगातार गैर हाजिरी के चलते हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। भोपाल निवासी राकेश दीक्षित की ओर से हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह पर सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप लगाए थे। सतना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार अराजक तत्वों के शहर में आतंक मचाने की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और रात में गश्त तेज कर दी है। कल देर रात पुलिस ने सड़कों और सुनसान जगहों पर सर्चिंग कर असामाजिक तत्वों को पकड़कर उठक बैठक लगवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भी मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। आज से मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा और इसके लिए मंदिर समिति ने 3 प्रमुख द्वार पर हाईटेक इंतजाम किए हैं। उज्जैन महाकाल के मंदिर में अब मोबाइल पर पाबंदी लग चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए अब मोबाइल लेकर मंदिर में जाना मुमकिन नहीं होगा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई बार फिल्मी गानों पर रील बनाने और विवादित फोटो खींचने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते मंदिर समिति ने फैसला लिया था कि 20 दिसंबर से महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल बैन कर दिया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले तीनों द्वार पर मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अगर बिना मोबाइल के मंदिर पहुंचेंगे तो उन्हें मोबाइल को लॉकर में रखने की औपचारिकता से निजात मिलेगी, लेकिन जो श्रद्धालु मोबाइल के साथ पहुंचेंगे उन्हें मंदिर समिति के द्वारा बनाए गए लॉकर में मोबाइल रखना पड़ेगा। जो हमारी 5 तारीख को महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख से मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा मंदिर परिसर में। तो 15 दिन का जो समय लिया गया था उसका पर्पस यही था कि पहली बात तो सभी लोगों को हम बता पाएँ, जो भी भक्त आ रहे हैं उन तक मैसेज पहुंच जाए कि चूंकि प्रतिबंधित है 20 तारीख से, तो मोबाइल लेके ना आए। लेकिन ये भी संभावना बनती है कि कई सारे लोग मोबाइल लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इसी कारण से जो हमारी तैयारी चल रही है उसके अंतर्गत जो हमारे तीनों प्रवेश द्वार हैं, उन तीनों प्रवेश द्वार पर ही हम लोग मोबाइल लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला मानसरोवर में रहेगा, दूसरा हमारा जो प्रशासक ऑफिस है उसके सामने जो जगह है वहाँ पर एक जगह रहेगी, और तीसरा हमारा 4 नंबर गेट पे रहेगा। तीनों जगह पर हमारी मोबाइल लेने के लिए पूरी टीम रहेगी, और इसके अंतर्गत जब हम मोबाइल उनसे लेंगे तो बाकायदा वो पूरा उसकी एंट्री एक सॉफ्टवेयर में होगी। वहाँ पर जो देने आया है उसका फ़ोटो होगा, और जो मोबाइल दे रहे हैं उनके भी जो मोबाइल्स हैं उसकी फ़ोटो ली जाएगी, और QR कोड जनरेटेड एक स्लिप दी जाएगी। इसका पर्पस ये है कि चूँकि फ़ोटो भी है, मोबाइल्स की फ़ोटो भी है और QR कोड भी है, तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं ले पाएगा। और जब आप उस स्लिप को दिखाएंगे तो ईजिली आपको अपने मोबाइल आप उसी जो काउंटर है वहाँ से आप ले पाएंगे। व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है कि व्यक्ति को जो दर्शनार्थी है उसको बहुत ज़्यादा समय ना लगे और उसको किसी प्रकार से इनकन्वीनियंस ना हो। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मोबाइल लॉकर को लेकर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इस दौरान चेकिंग भी होगी, यानी कि श्रद्धालु छिपाकर भी मोबाइल मंदिर परिसर में न ले जा सकेंगे। मोबाइल पर पाबंदी सिर्फ महाकाल मंदिर परिसर में रहेगी। जो श्रद्धालु महाकाल लोक जाना चाहते हैं वो अपने साथ मोबाइल ले जा सकते हैं। महाकाल लोक को प्रतिबंध वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया है। इतना ही नहीं, महाकाल लोक में भक्तों के लिए जियो के 5G नेटवर्क की फ्री सर्विस दी गई है। अजय पटवा, न्यूज 18 उज्जैन। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।